आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एमआरएफए प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि एमआरएफए प्रोग्राम एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बनता जा रहा है भारत के लिए। और जब हम बात करते हैं भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजी को लेकर के और भारत की रिक्वायरमेंट को लेकर के, घटती स्क्वाड्रन क्षमता को लेकर के, तब ये प्रोग्राम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने कुछ सुझाव रखे हैं, जिसके चलते जो एमआरएफए प्रोसेस है ये काफ़ी छोटा हो सकता है और जो अभी एक लेंदी कह सकते हैं पेपर वर्क होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, उसको शॉर्ट किया जा सकता है। आइए जानते हैं पहले भारतीय वायुसेना ने क्या सजेस्ट किया है, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हमारे भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल इसको लेकर क्या कहते हैं और कैसे भारत कम से कम समय में एयरक्राफ्ट को प्राप्त कर सकता है और भारत के लिए क्या जरूरी है इस समय, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिकमेंड करने जा रही है एक क्रूशल चेंज के बारे में, जो कि एमआरएफए प्रोग्राम पर होगा। क्योंकि एमआरएफए प्रोग्राम 2019 में रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई थी और उद्देश्य था कि 2022 तक प्रोग्राम को फाइनलाइज कर लिया जाएगा और पहला एयरक्राफ्ट 2026 तक भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 की शुरुआत हो चुकी है और महीना लगभग पहला खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तक इशू नहीं किया गया है। और अगर हम पुराने लेंदी टेंडर प्रोसेस के हवाले से बात करें तो पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा, उसके बाद उसका जवाब आएगा, फिर हजारों पन्नों का जो जवाब आएगा उसमें चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर जो कंटेंडर्स होंगे सिलेक्टेड उनको अपना प्रपोजल फॉरवर्ड किया जाएगा। प्राइस नेगोशिएशन, टेक्निकल इवैल्यूएशन और दूसरे राउंड्स की शुरुआत होगी और फिर जब सारी चीज़ें मीट हो जाएंगी तब जाकर के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। यानी अगर हम पुराने टेंडर प्रोसेस के हवाले से बात करें तो आज के दिन अगर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आ जाता है तब भी 2026 के मध्य या अंत से पहले डील फाइनलाइज होती नजर नहीं आएगी। और ये चीज भारतीय वायुसेना के लिए दिक्कत का सबब बनती जा रही है, क्योंकि उन्हें तत्काल तौर पर एयरक्राफ्ट की जरूरत है और उन्हें अच्छे से ये बात समझ में आ चुकी है कि लेंदी टेंडर प्रोसेस और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं इनके चलते उनकी तत्काल रिक्वायरमेंट फिलहाल तो पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के सामने कुछ रिकमेंडेशन लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस टेंडर प्रोसेस में हम ये चाहते हैं कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का स्कोप है इसको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल और टेक्निकल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उन तक लिमिट रखा जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड को पास कर चुके थे एमएमआरसीए में, उनको ही ये चीज़ ऑफर की जाए और उन तक ही चीज़ें लिमिट रखी जाए। अब इसका सीधा इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? इसका सीधा इम्पैक्ट हमें देखने को ये मिलेगा कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम और इसके अलावा डसॉल्ट एविएशन मेन कंपटीशन अब इन्हीं के बीच में बचा हुआ है, क्योंकि बोइंग F-15EX का अभी तक टेक्निकल इवैल्यूएशन नहीं हुआ है और क्योंकि वो एक हैवी वेट फाइटर है इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारतीय वायुसेना अब हैवी वेट फाइटर्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, खासकर ऐसे फाइटर्स पे तो बिल्कुल भी नहीं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में मौजूद नहीं है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे खाली इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और भी दूसरी चीज़ों में खर्च हो जाएंगे और उन्हीं बिलियन डॉलर्स को हम ऐसे एयरक्राफ्ट पे इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी भारत में विकसित कर रखा है। तो इसमें सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, या तो भारत सुखोई 30 MKI के एडिशनल ऑर्डर्स की तरफ चला जाए या फिर भारत जो है जो डसॉल्ट राफेल है इनके तरफ चला जाए। खैर, बात चाहे जो भी हो, भारतीय वायुसेना एक चीज अच्छे से समझ चुकी है कि अगर हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना है तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा। अब इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय वायुसेना ने यह भी डिस्कस किया है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि अगर हम फोकस को नैरो करेंगे तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट है 110 एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट का, ये काफी जल्दी पूरा होगा और घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से भारतीय वायुसेना की जो परेशानी है उसको निजात मिलेगी। एमआरएफए टेंडर को इसी उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था कि जो 126 फाइटर्स की डील कैंसिल हुई थी और बाद में हमने एडिशनल 36 राफेल खरीदे थे, उसके बाद भारतीय वायुसेना में जो एक कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हुआ था उसको फिल करना जरूरी था और इसीलिए 110 मल्टीरोल फाइटर्स की जो खरीद की बात है वो की गई थी और ये बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था। यानी खरीदा बाहर से जाता लेकिन एयरक्राफ्ट बनता भारत में। और इंडियन एयरफोर्स की जो रिकमेंडेशन है आरएफपी को ओईएम तक लिमिट करने की, इसमें एक चीज साफ बताई गई है कि डिलेज को अवॉइड करने का प्रयास किया जाएगा। प्लेटफॉर्म को इवैल्यूएट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जिन प्लेटफॉर्म्स को इवैल्यूएट कर रखा है उन पर ही हम फोकस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अननेसेसरी जो एक डिले है उसको पूरी तरीके से अवॉइड किया जा सकेगा और जो टेक्निकल स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं उनमें ही ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी।
एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना ज़रूरी है कि अगर वो एयरक्राफ्ट जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड को पूरा कर चुके हैं, उनमें कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उनको फिर से टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी। और भारतीय वायुसेना का जो रिकमेंडेशन है, उसके अंतर्गत जो एमआरएफए है, ये शीघ्र अतिशीघ्र फाइनल हो जाएगा। लेकिन भारतीय वायुसेना के इस वक्तव्य पर जो भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी है, एयर मार्शल है, उन्होंने कुछ आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि हम पुराने जनरेशन की टेक्नोलॉजी को मॉडर्न जनरेशन के फाइटर के रेट पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो राफेल F4 स्टैंडर्ड की है और डील अगर 2026 में भी फाइनलाइज होती है तो पहला एयरक्राफ्ट 2029 तक भारत को मिलना शुरू होगा और 2029 वो दौर होगा जब फ्रांस ऑलरेडी राफेल F5 स्टैंडर्ड की टेस्टिंग को शुरू कर चुका होगा या फिर उनको इंडक्ट करना शुरू कर चुका होगा। तो ऐसे में जब भारत को फोर्थ कह सकते हैं स्टैंडर्ड राफेल F4 स्टैंडर्ड मिल रहे होंगे तो फ्रांस ऑलरेडी F5 स्टैंडर्ड को प्लेस कर रहा होगा। इसलिए एनालिस्ट तो अब यही कहते हैं कि आप इस बनस्पत इसके कि आप सीधे 110 फाइटर्स पे जाइए, आपको अलग अलग बैचेस में फाइटर्स खरीदने चाहिए क्योंकि इसके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनका फायदा आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि वो बात अलग थी, अगर आप इस डील को 2021 तक फाइनलाइज कर लेते और एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो जाते तब बात अलग थी कि चलो हमने एक पूरी बड़ी डील फाइनलाइज कर ली है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये डील अभी तुरंत हो जाएगी, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्योंकि भारत ये चाहेगा कि जब भारत 110 फाइटर्स की डील को फाइन करेगा तो भारत का प्रथम प्रयास यही होगा कि इन एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में किया जाए, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बिल्कुल भी सहमत नहीं है इस चीज़ से। वो यही चाहते हैं कि इन एयरक्राफ्ट को वही बनाए। और खासकर यहाँ पर जब बात टीओटी की आती है तो कोई भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं होगा और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी एडवांस फाइटर की टीओटी आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी। और शायद यही कारण है कि आज तक एमआरएफए फाइनलाइज नहीं हो पाया है क्योंकि हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को कंफर्टेबल पोजीशन में लेके ही नहीं आ सके हैं। वहीं कुछ भारतीय वायुसेना के अधिकारी तो ये भी कहते हैं कि अब एमआरएफए भूतकाल में जा चुका है और हमें भविष्यकाल को देखना चाहिए और भविष्यकाल ये कहता है कि आपको एडवांस 5th जनरेशन फाइटर्स की ज़रूरत है और इसके लिए आप उन ऑप्शंस पे गौर करिए जहां पर आपको एफजेफेज ऑफर किए जा रहे हैं। अब इसमें चाहे आप SU-57 MKI की बात कर लीजिए या F-30I MKI की F-35 MKI की बात कर लीजिए, हालांकि MKI तो हम नहीं कह सकते उसे, लेकिन अगर ये ऑफर हो रहे हैं तो भारत को पहले इन्हें कंसीडर करना चाहिए और उसके बाद अगर इनकी डील पे बात नहीं बन पाती है तब भारत को दूसरा जो एयरक्राफ्ट है वो देखना चाहिए क्योंकि रशिया ऑलरेडी भारत को SU-35 और जो SU-57 फैलन है ये ऑफर कर रहा है और भारत के पास सुखोई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो अगर भारत चाहे तो लोकल प्रोडक्शन पे भी रशिया को कन्विंस कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, भारत को SU-57 का लोकल प्रोडक्शन करना चाहिए या फिर जो एमआरएफए है इस पे आगे बढ़ना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।